हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। मैं जेपी सर आप सभी के बीच आज हम लोग संधि के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ही आसान है, लेकिन यह एक जटिल टॉपिक है। लेकिन इसको आसान बनाने का यानी बेहद आसान बनाने का प्रयास करेंगे। प्रयास ऐसा होगा कि हमको पढ़ाने में भी आसान लगे और आप सभी को पढ़ने में भी आसान लगे, यानी आपको अच्छा लगे। इसको हम कह सकते हैं कि रोचक तरीके से पढ़ेंगे। तो जो आज संधि का जो आज का प्रकरण है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, संधि जो संधि का पूरा प्रोग्रामिक है कि हमें संधि से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मूल बिंदुओं पर चर्चा करते हैं हम लोग। मूल बिंदु जैसे आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट भी किया है। संधि से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो मूल बिंदु है वो है कि संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी संधि जो बना है वो किन दो शब्दों से बना है और उस संधि का अर्थ क्या होता है। दूसरा जो मूल बिंदु है, संधि की परिभाषा यानी संधि क्या है। तीसरा मूल बिंदु है कि हमें संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी व्याकरण में संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। और चौथा मूल बिंदु है संधि के प्रकार यानी संधि के भेद। और पांचवा मूल बिंदु है कि हम किसी भी शब्द का संधि कैसे करना सीखें, है ना, वो है पांचवा मूल बिंदु। और जो छठवां मूल बिंदु है कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद का मतलब होता है कि उस संधि का अलग अलग करना, यानी उस संधि में जो वर्ण है कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि ये संधि है, और संधि के जो भी प्रकार हैं उसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे संधि विच्छेद में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का प्रकरण है संधि और इससे संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है, मूल बिंदु यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मूल बिंदु सबसे पहले अपने कॉपी पे उतारिए, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास हथियार नहीं रहेगा तो हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, शत्रु हमारे पास ऊपर हावी पड़ जाएगा। एक ये भी बात है कि संधि का नाम सुनते ही हमारे बीच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संधि थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ऐसे सूत्र के माध्यम से पढ़ाऊंगा जो अपने जीवन काल में कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक मूल बिंदु को उठाएंगे, एक एक मूल बिंदु को समझते चलेंगे। तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं मूल बिंदु, पहला मूल बिंदु है कि संधि किन शब्दों से बना है ना। पहला मूल बिंदु यही है। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यह आपके हिंदी के जो ये टॉपिक है, जो ये चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, यह आपके हिंदी व्याकरण के बेहद महत्वपूर्ण भाग है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह हर परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे वो एग्जाम लोवेस्ट के लिए हो यानी लोअर के लिए हो, या वो एग्जाम हाईएस्ट के लिए हो, हाईएस्ट लेवल के लिए हो। ये सभी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा जटिल चैप्टर है, लेकिन इसको हम बेहद आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपके बीच रखूँगा। और ये वीडियो और ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जो लोग इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो दिया है आपका मूल बिंदु की संधि किन दो शब्दों से, यानी संधि जो बना है इसका निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है। तो आपको मैं बता दूं
कि जो संधि है शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि दो शब्दों से, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में। दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं। मिलकर बना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कौन कौन से वो दो शब्द हैं, तो आपको यहाँ पे जानकारी के लिए ये भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए, जब हम इसको अलग करेंगे, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम अलग हो जाएगा, सम अलग हो जाएगा और धी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और यही दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आई होप पहला जो मूल बिंदु है कि संधि किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम और दूसरा धी, यानी दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, संधि बना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे दूसरा मूल बिंदु है कि संधि का अर्थ क्या है। तो अगर हम संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, होता है मेल, योग होता है। संधि का अर्थ योग होता है, संधि का अर्थ समझौता होता है। देख लीजिए, एक ही शब्द के मैं कई अर्थ बता रहा हूं ताकि आप लोग एक भूल जाएंगे तो दूसरा याद रहेगा, दूसरा भूल जाएंगे तो तीसरा याद रहेगा, है ना। और क्या होता है संधि का अर्थ, संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप होता है, मेल मिलाप होता है। देख सकते हैं आप बहुत सारे बुक, बहुत सारे किताब पढ़ेंगे, लेकिन उन किताबों में एक साथ चार चार अर्थ नहीं देता है, हर किताब में अलग अलग देता है। लेकिन मेरे वीडियो के थ्रू इस चैनल पे आप लोग को सारी चीज़ें एक जगह मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मैं बहुत ही सरल माध्यम से एक एक टॉपिक, एक एक मूल बिंदु को करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोग का बिल्कुल चैप्टर सरल से सरल माध्यम से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दो मूल बिंदुओं पर जो हम चर्चा कर चुके हैं वो क्लियर हो गया। पहला मूल बिंदु था कि संधि किन शब्दों से बना है, तो संधि दो शब्दों से बना है, सम प्लस धी। दूसरा हमारा है इसी में कि संधि का अर्थ क्या होता है, यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहीं पे मैं आपको जानकारी के रूप में बता दूं कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, योग होता है, समझौता होता है, मेल मिलाप होता है। यानी एक ही शब्द के मैंने चार अर्थ बताया, आप एक भूल जाएं दूसरा याद रहे, दूसरा भूल जाए तीसरा याद रहे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चार अर्थ बता दिए। कभी कभी कंपटीशन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा, तो ऑप्शन में इन चारों में से एक ऑप्शन रहेगा और तीन नहीं रहेगा, तो जो याद किया रहेगा वहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएगा। तो क्लियर है। देखिए यहाँ पे अभी भी दो क्वेश्चन और बन रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं लोवेस्ट यानी बिल्कुल निचले स्तर से लेकर हाईएस्ट स्तर के बच्चों के लिए ये चैप्टर में तैयारी करा रहा हूँ। इसमें हर एक चीज मिल जाएगा, कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। जितने भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि संधि, ये शब्द जो है, ध्यान रखिएगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। ये जो संधि शब्द है इसमें कौन सी संधि है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संधि के प्रकार कौन कौन से है, तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि संधि के कौन कौन से प्रकार है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि संधि जो शब्द है, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, जो संधि शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो आगे हम लोग संधि के प्रकार में पढ़ेंगे, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, चाहे हाईएस्ट लेवल के हो या लोवेस्ट लोअर के हो, सबके लिए क्वेश्चन बनता है।
यानी संधि में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि। ये नोट कर लीजिएगा, एकदम 100% नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आया है। यहीं पे एक क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो संधि शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते समय आपको वो क्वेश्चन भी तैयारी करा रहा हूं जो क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब अपोजिट, उल्टा। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको यहाँ पे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि संधि शब्द का विलोम शब्द होता है विच्छेद। विच्छेद होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच्छेद क्या होता है? किसी चीज को अलग अलग करना, है ना, अलग अलग करना। और संधि का मतलब मेल होता है। यहाँ पे मैंने अभी क्लियर किया है कि संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल, है ना, अलग अलग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं टॉपिक अभी रखा हूँ आप लोगों के बीच, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। और अंत में जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस संधि से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ गए हैं वो क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, संधि में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। संधि का विलोम क्या होता है? तो विच्छेद, यानी अलग अलग करना होता है। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो मूल बिंदु है कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी हम संधि क्यों हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों संधि इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो हमारा मूल बिंदु है कि व्याकरण में संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आइए उसको भी देखते हैं। यानी जो तीसरा मूल बिंदु है वो है कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें व्याकरण में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहले आपको मैं जानकारी के लिए ये भी बता दूं, और ये बहुत ही कम जगह पे ये चीज सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्याकरण में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदी व्याकरण में हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संधि की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम नए शब्द का निर्माण कर सके। सोचिएगा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। संधि की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी ताकि हम नए शब्दों का निर्माण कर सके और एक भाषा को कंप्लीट कर सके, है ना। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमें संधि की आवश्यकता एक नए शब्द के निर्माण करने के लिए इसकी पड़ी, जरूरत पड़ी। तो लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नए शब्दों के निर्माण, याद रखिएगा, नए शब्दों के निर्माण के लिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, और क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, मेरा काम है आपको सीरियल बाय वन बाय वन एक एक चीज क्लियर कराना। और ये बहुत कम बुकों में या बहुत कम किताबों में मिलता है, या बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। नए शब्दों के निर्माण के लिए संधि की आवश्यकता पड़ी, संधि की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस चैप्टर का हमारा तीसरा मूल बिंदु है, ये भी ध्यान रखना है। तो नए शब्द के निर्माण के लिए संधि की आवश्यकता पड़ी। यहीं पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि व्याकरण शास्त्र में, है ना, जो हमारे व्याकरण करता है, जो भी हमारे राइटर है व्याकरण लिखने वाले, उन्होंने नए शब्द के निर्माण करने के लिए इस संधि के अलावा और तीन कौन कौन से वो शब्द हैं, कौन कौन से वो प्रकरण हैं जो हमारे व्याकरण में नए शब्द के निर्माण करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ी। यानी संधि के अलावा वो और कौन कौन से हैं जो नए शब्द का निर्माण किया जाता है जिससे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, व्याकरणकर्ता ने
कर्ताओं लिख लीजिएगा। व्याकरणकर्ताओं ने नए शब्द के निर्माण के लिए निर्माण के लिए 4 साधन बताए हैं। निर्माण के लिए व्याकरण में 4 साधन बताए हैं। ये नोट कर लीजिएगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। व्याकरण के लिए 4 साधन बताए हैं, ठीक है। और वो 4 साधन कौन कौन से हैं यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जो आप लोग व्याकरण की कॉपी नोट्स बना रहे हैं उसमें ये नोट जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही कम जगह पे मिलता है सीखने के लिए ये पॉइंट। व्याकरण में वो कौन कौन से और भी साधन हैं जिसके द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो पहला तो आप लोग का संधि हो गया। मैंने अभी बताया है कि संधि की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि नए शब्द का निर्माण होता है इससे। दूसरा है समास, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड, और इसको ज्वाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय यानी सफिक्स और प्रीफिक्स, ये 4 साधन हैं जो व्याकरणकर्ताओं ने दिया है। और इन चारों साधनों के द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पे तीसरा भी जो हमारा मूल बिंदु है कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमें संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप लोग सीधा सीधा बता सकते हैं कि संधि की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी ताकि हमें संधि से नए शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, यानी इन चारों के माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो चौथा मूल बिंदु है कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है ना। तो आइए उसको भी देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, मेरे जहन में ये चीज़ नहीं था लेकिन ये अभी मेरे जहन में ये चीज़ याद आया है। संधि की परिभाषा जानने से पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि संधि में किसका मेल होता है, ठीक है ना। संधि में किसका मेल होता है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि संधि, जैसे एक शब्द है, मैंने ले लिया विद्यालय, ये एक शब्द है विद्यालय, ठीक। आपसे पूछा जाए कि इस आगे मैं ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा, अगर इसका हमें विच्छेद करना है तो विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें किसका मेल होता है ये जानना जरूरी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का। अर्थात वर्णों से ही हम जानेंगे कि ये शब्द यानी जो शब्द है ये कौन सा संधि का प्रकार है, यानी इसमें कौन सा संधि के भेद है ना। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन है कि संधि में किसका मेल होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर कि संधि में किसका मेल होता है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत कम जगहों पे ये चीज़ जानकारी मिलती है। मैं एक एक चीज़ उठा के चल रहा हूँ, है ना, ताकि बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, आपको कहीं भी किसी तरीके का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक के बच्चों के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो संधि में किसका मेल होता है? तो संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। नोट कर लीजिएगा, हमेशा वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल होता है, यानी वर्ण के मेल से ही हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है ना। संधि के जो भेद आगे हम पढ़ेंगे, उस वर्णों के मेल से ही पता लगेगा कि इसमें स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है ना।
वर्णों का मेल होता है। ठीक है, क्लियर है? कैसे? एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊं। जैसे मैंने एक शब्द लिया विद्यालय, और आपसे कहा गया है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो मैंने लिख दिया विद्या प्लस आलय। लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि ये संधि है? क्यों? क्योंकि पहले शब्द का ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? विद्या आ रहा है ना, तो यहाँ से आ निकल जाएगा और ये प्लस, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण ये है, तो ये आ और ये आ, ये दोनों आ मिलकर क्या बनेगा? आ मिलेगा। ठीक है ना? और ये किस संधि का ट्रिक है? तो आगे आप लोग पढ़ेंगे प्रकार में, ये स्वर संधि है। क्या है? ये स्वर संधि है। कैसे? क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से हमें पता चला है कि ये स्वर संधि है। इसी तरह हम लोग इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। इसी ट्रिक के माध्यम से आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो सारी चीज मैं एक एक क्लियर करूंगा। ये आप लोग को क्लियर हो गया कि संधि में किसका मेल होता है? अर्थात आपसे कोई भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि संधि में किसका मेल होता है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है ना? संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। और कैसे होता है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जब संधि में वर्णों का मेल होता है तो समास में किसका मेल होगा? तो बहुत से बच्चे, मैं पढ़ाया भी हूँ कि समास में हमेशा पदों का मेल होता है। समास में हमेशा पदों का मेल होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि संधि में किसका मेल होता है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है। तो समास में किसका मेल होता है? जब हम समास चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इसलिए मैं बता दिया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा है। तो समास में हमेशा दो पदों का मेल होता है ना, यानी एक पद और प्लस दूसरा पद, दोनों पदों का मिलाकर क्या बनता है? समास बनता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, समास में दो पदों का मेल होता है। समास में दो पदों का मेल होता है, नोट कर लीजिएगा। और जब समास चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे नोट करा दिया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी मूल बिंदु जो मैंने समझाया है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है ना, यानी संधि क्या है। तो इस प्रकरण का अगला जो मूल बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है संधि की परिभाषा, यानी संधि किसे कहते हैं, डेफिनेशन, संधि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बातें क्लियर करूँ कि कभी भी आप लोग रटने का कोशिश मत करिए। मैंने ये बता दिया कि संधि शब्द का निर्माण कैसे होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, उसी के माध्यम से आप लोग डेफिनेशन खोजने का प्रयास करिए, डेफिनेशन बनाने का प्रयास करिए, उसकी जो परिभाषा है उसको अपने माध्यम से परिभाषा निकालने का तैयार करिए। क्योंकि रटा हुआ चीज़ काफ़ी दिन तक काम नहीं आता है ना। तो मैं बहुत सारे परिभाषा, वैसे तो मैं आप लोग को 4-5 परिभाषा यहाँ पे लिखा दूंगा, लेकिन आप लोग अपने दिमाग का, अपने माइंड का इस्तेमाल करके वो परिभाषा लिखेंगे, याद करेंगे तो और अच्छा बेहतर हो गया। यहाँ पे एक मैं गोपाल नीरज के द्वारा लिखित एक कविता है, मैं आप लोग के इस कविता के माध्यम से बताऊंगा कि ये कविता सुनाना क्यों उचित पड़ा बीच में। उन्होंने लिखा है कि लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों। तम का मतलब अंधेरा होता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर,
उपवन नहीं मरा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो आप लोग बहुत ही सम्मानित स्टूडेंट्स हैं। ये गोपाल नीरज के द्वारा बहुत ही प्यारी सी कविता है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो नदियां हैं, गंगा यमुना चाहे जो भी है, वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत सारी गगरियाँ फूटी हुई पड़ी होती हैं, देखे हैं कि नहीं? फिर वहाँ पे फिर भी बहुत सारी गगरियाँ फूटने के बाद भी वहाँ पे क्या है, आपको सिकन नहीं आई है ना? आप जगह जगह देखेंगे नदियों के किनारे गगरियाँ बहुत सारी फूटी हुई मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे कोई सिकन नहीं आती है, नहीं पड़ती है। उसी तरह आप लोग देखे होंगे कि इसी नदी में बहुत सारी किश्तियाँ का मतलब होता है नाव, बहुत सारी नाव है, बहुत सारे उस नाव में पलटती हैं, बहुत सारी नाव डूबती भी हैं, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का भीड़ उतना ही रहता है ना? कहे है ना कि लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर, यानी उस तट पर जो नदी के तट पर है बहुत सारी नावें डूबती हैं। आप लोग खबरों में भी सुनते रहते हैं, लोग इतने मर गए नाव डूबने की वजह से, लेकिन फिर भी चहल पहल, लोगों की चहल पहल है, उतना ही रहता है उस घाट पे, है ना? तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, है ना? लाख करे पतझड़, यानी कितना भी पतझड़ झड़ जाए, कितना भी पतझड़ कोशिश करे झरने के लिए, झड़ जाता है, लेकिन उपवन का मतलब होता है बगीचा, उस बगीचे का फिर से नया रूप आता है, नए पत्ते लगते हैं और फिर से वो बगीचा हरा भरा हो जाता है ना? तो ये कविता इसलिए मैं सुनाया हूँ ताकि आप लोग को इससे कुछ सीख मिले। और क्या सीख मिला है इस कविता से? कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें सफलता की तरफ हमेशा कदम बढ़ाते चलना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए, जो इस चैप्टर का अगला मूल बिंदु है कि संधि की परिभाषा, यानी संधि किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा इसका परिभाषा। बहुत सारे परिभाषा हैं, लेकिन मैं कुछ परिभाषाओं को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सीधा सीधा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था ना कि संधि में किसका मेल होता है, तो वर्णों का, तो यहाँ पे ठीक वही लिख रहा हूँ, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वेरी सिंपल, ये लोवेस्ट वाले बच्चों के लिए भी है, याद करने में इजी है, और हाईएस्ट वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन सही रहेगा। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गया, क्योंकि संधि में वर्ण का ही मेल होता है। मैं एक प्रकरण के कई सारे परिभाषा लिखवा देता हूं ताकि आप लोग एक भूलें तो दूसरा याद रहे। और क्या परिभाषा बन सकता है? लिख सकते हैं कि जहां पर दो वर्णों के मेल से कोई विकार, जहां पर, ये नोट करते चलिए, जहां पर दो वर्णों के जहां पर दो वर्णों के मेल से कोई विकार, विकार क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है? परिवर्तन, यानी जहां पर दो वर्णों के मेल से कोई विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है, तो उसे संधि का, देख लीजिए मैं परिभाषा बिल्कुल उसी पे बना के लिख रहा हूँ, उसे संधि कहा जाता है। कहीं रटने की जरूरत नहीं, आप लोग जैसे चाहें वैसे परिभाषा लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यही संधि है। आप परिभाषा किसी भी तरीके से बनाकर लिखे, लेकिन आपको सीधा सीधा ये समझ में आ जाना चाहिए कि यही संधि है, यानी संधि की परिभाषा यही है। अब तीसरा इसी में एक परिभाषा देख लीजिए, लिख सकते हैं कि जब दो भिन्न भिन्न, लिखते चलिए कॉपी में, जब दो भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जब दो भिन्न
शब्दों के वर्ण, जब दो भिन्न भिन्न शब्दों के वर्ण मिलते हैं तो परिवर्तित होकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मिलते हैं तो परिवर्तित होकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। एक नए शब्द का निर्माण करते नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह संधि कहलाता है। करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे संधि कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी परिभाषा में लिखवा रहा हूं आप लोग को बिल्कुल क्लियर होता हुआ चल रहा है। एक परिभाषा और लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, एक ही शब्द को मैं कई बार परिवर्तन करके अलग अलग तरीके से मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। और ये कई परिभाषा लिखने का मेरा रीजन ये है कि आप लोग जैसे भी याद करें, चाहे अपने जैसे रूप में जैसे तरीके से याद करें, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही संधि है। एक परिभाषा यह भी लिख सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। याद रखिएगा, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। याद रखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मेल से बना वर्ण बना वर्ण क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग, संधि कहलाता है। तो इस तरह मैंने संधि के 4 डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ। आपको जो संधि अच्छा लगे, जो संधि का परिभाषा अच्छा लगे उसको आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है कि सीधा सीधा लिखा है कि दो वर्णों के मेल्स को संधि कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुआ। दूसरा मैंने परिभाषा लिखा है कि जहाँ पर दो वर्णों के मेल से, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि संधि में हमेशा वर्ण का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से कोई विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। एक तीसरा परिभाषा मैंने लिखा है कि जब दो भिन्न भिन्न शब्दों के वर्ण मिलते हैं तो परिवर्तित होकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में आ गया है कि नहीं आ गया? एक नए शब्द का, और मैंने शुरू में ही बताया कि संधि का हम क्यों उपयोग करते हैं? एक नए शब्द के निर्माण के लिए। तो ये परिभाषा में आ गया है ना कि एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और चौथा मैंने परिभाषा लिखा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अभी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था ना कि विद्या प्लस आलय, इस एग्जाम्पल से समझाया था ना। देखिए, अंतिम वर्ण तो यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है प्लस, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो दूसरा शब्द ये है, इसका पहला वर्ण भी क्या है? आ है। के मेल से बना शब्द संधि कहलाता है। अब ये दोनों शब्द मिल गया तो यहाँ पे क्या होता है? विद्या प्लस आलय दोनों मिलकर क्या हो गया? विद्यालय। तो यहाँ पे आलय ये मिल गया ना, आ प्लस आ क्या होता है? आ होता है। तो यही आ यहाँ पे आ बन गया, तो इस तरह यह संधि बनता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज के वीडियो में हम लोग जो मेन मूल बिंदुओं पर चर्चा किए हैं, पहला कि संधि के किन शब्दों का निर्माण होता है, दूसरा मूल बिंदु था कि इस संधि का अर्थ क्या होता है, तीसरा मूल बिंदु था
कि व्याकरण में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संधि का हम किसके निर्माण के लिए किया जाता है, और संधि में किसका मेल होता है ये भी हमने जाना। और एक अगला जो मूल बिंदु कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, ये भी हमने आज के वीडियो में क्लियर किया, समझा, जाना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो जो अंत तक देखें उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो इस आज का वीडियो हम लोग पार्ट 1 में रखेंगे, और जो अगला हमारा वीडियो बनेगा संधि पे, उसमें हम लोग ये जानेंगे जो बचे हुए टॉपिक हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। संधि कैसे बनता है, संधि का विच्छेद कैसे होता है, ये बाकी जो भी बचे हुए मूल बिंदु हैं हम उसको पार्ट 2 में रखेंगे, और पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें मैंने आज रखा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि जो बच्चे ये वीडियो अंत तक देखेंगे उन्हें बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और जहाँ भी कोई भी दिक्कत है, डाउट है, आप लोग कमेंट से ज़रूर पूछिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।